के वीसी का तुगलकी आदेश, छात्राएं न करें लाइब्रेरी में प्रवेश, लड़कियों के आने से होगा माहौल खराब, लड़के लड़कियों के बीच क्यों भेदभाव। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। उनके नाम पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। उनके नाम पर ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी है, लेकिन सितम देखिए, इस लाइब्रेरी में लड़कियों के जाने पर ही प्रतिबंध है। और जब इसकी मांग की गई तो एएमयू के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने अपनी छोटी सोच का नमूना पेश कर दिया। एएमयू के वीसी का तुगलकी आदेश, छात्राएं न करें लाइब्रेरी में प्रवेश, लड़कियों के आने से होगा माहौल खराब, लड़के लड़कियों के बीच क्यों भेदभाव। जी हां, लड़के लड़कियों के बीच ये भेदभाव क्यों? दरअसल वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर लड़कियों को लाइब्रेरी की अनुमति दे देंगे तो वहां 4 गुना ज्यादा लड़के आएंगे। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पद पर बैठे जमीरुद्दीन साहब की सोच इतनी छोटी क्यों है? ये तो सर सैयद अहमद खान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तालीम की तिलावत के लिए जिस इमारत को खून पसीने से वो खड़ा कर रहे हैं, उसी के आंगन में खड़ा होकर उसका तीमारदार एक दिन सब कुछ तार तार कर देगा। आप खुद ही सुन लीजिए कैसे लफ्जों के लिबास उतारते हुए कुलपति कह रहे हैं कि लड़कियां लाइब्रेरी जाएंगी तो ज्यादा लड़के आएंगे। There is problem of space. As correctly brought out by our principal, there is no place even for the boys to sit. If we allow the girls, there will be 4 times more boys coming to the library. ये शब्द है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति जमीरुद्दीन शाह का। जमीर शाह की सोच का आकार छोटा है। महिला तो महिला का दुख आसानी से समझ सकती है, लेकिन महिला कॉलेज की प्रिंसिपल नईमा खातून को तो कोई खता ही नजर नहीं आती कुलपति की बोली में। जो बात स्पेस की बात वाइस चांसलर ने कही, वही बात मैंने भी कहा। और मैंने उसमें एक चीज ये कही थी कि जब वहाँ ऑलरेडी लड़कों की जगह नहीं है तो लड़कियां कैसे ये जाके बैठ जाएंगी। अब मस्तिष्क का आयतन ये सोच सोच कर छोटा पड़ रहा है, किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें, जब समानता के सिद्धांत का सूत्र समझाने वाले ही भेदभाव का भंवर बना रहे हों। यहाँ पर लड़के लड़कियों को एक साथ माना जाता है, तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है कि नहीं लड़के लड़कियाँ वहाँ पे एक साथ नहीं बैठ सकते? अगर यही प्रॉब्लम है तो लड़कियों के लिए वहीं पे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में एक अलग रीडिंग रूम सिर्फ लड़कियों के लिए प्रोवाइड किया जाए। बात निकली तो अब वीर धीर और गंभीर सब गंभीरता से व्याख्या में व्यस्त हैं अपने अपने शब्दों से। आज बच्चियां लड़कियां जो हैं वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आज अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में वो झंडे गाड़ रही हैं। इसलिए जो है वो इस तरह का बयान कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होनी चाहिए या उनके किसी तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानुसी विचार स्वीकार नहीं होते। ये उनकी गलती नहीं है, वो ये उनकी पुरानी मानसिकता है और उनकी सोच है। उनका कानूनी इस तरह का है कि जहाँ पे हजारों बरस से औरतों को दबा के रखा गया। पीछे उनकी मानसिकता झलकती है कि जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी में लड़कियां आएंगी तो उससे लड़के ज्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे। बहरहाल क्या गजब बात है। 11 नवंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रंग में रंग कर पूरा देश जहां प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती का जश्न मना रहा है, वहीं मौलाना के नामकरण वाले पुस्तकालय में लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई है, वो भी तोहमत के साथ। तोहमत की इस तासीर का सवाल यही है कि आखिर क्यों बनाया जा रहा है लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव का भाव? क्यों शर्म इन्हें आती नहीं? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ये जनाब पहले भी कई तुगलकी फरमान सुना चुके हैं, लेकिन इस बार जो कहा है वो बयान सवाल भी खड़े करता है और शर्मसार भी करता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शिव प्रताप शुक्ला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता अशोक सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं सोशल वर्कर रिचा सूद और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिचा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आप सोशल वर्कर होने के साथ साथ आप एक महिला भी हैं।
आज भी लड़के और लड़कियों के बीच ये भेदभाव क्यों बना हुआ है? और सवाल ये भी है कि क्या लड़कियां माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं, बल्कि लड़कियां तो इस सृष्टि की जन्मदात्री हैं जी। तो ये सोच तो हमें बिल्कुल मिटानी ही होगी और हमें लड़कों को ये सिखाना होगा उनकी पैदाइश से लेकर कि वो हम सबकी फीमेल्स की, महिलाओं की इज्जत करना सीखें। उनका ब्रॉटअप इस तरीके से होना चाहिए कि वो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। जी अशोक सिंह साहब, क्या जो तोहमत वीसी की तरफ से लगाई गई है क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? और सवाल ये भी है कि जब हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ऐसे में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव बना हुआ है, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर गायत्री जी, इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर पर और जो भेदभाव की बातें की है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, मगर जिस तरीके से जिस विभाग की केंद्रीय मंत्रियां आदरणीय स्मृति ईरानी है और अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है और बार बार इस तरीके के बयान देना, आज पूरे देश में महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाने, चाहे फौज हो, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, कहीं भी हो, महिलाओं को बराबरी का हक मिला है। और जिस तरीके के तुगलिया बयान इस तरीके से बीसी ने दिए, इस बयान की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। शिव प्रताप शुक्ला जी, वीसी की इतनी छोटी सोच क्यों? और सवाल ये भी बना हुआ है कि ये बयान दरअसल महिलाओं को लेकर जो तोहमत उन्होंने लगाई है, जो घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है कि एक महिला आएगी तो फिर 4 गुना ज्यादा लड़के भी लाइब्रेरी में आएंगे, क्या इस तोहमत को जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि उनका यह बयान दकियानुसी ही मत कहिए जी, बल्कि ये कहिए कि उनकी मानसिकता का द्योतक है। और सैयद अहमद साहब ने जब विश्वविद्यालय की स्थापना किया था तो ये तो सोचा नहीं था कि इस प्रकार की सोच वाला वीसी भी कभी आकर के इस विश्वविद्यालय में आएगा। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था जी। लेकिन आज इस प्रकार के छोटे छोटे दिमाग वाले लोग, सोच वाले लोग आकर के पूरे समाज में नारी और पुरुष के बीच इस तरह से भेद अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार बनता है। नैतिकता तो उनके अंदर है नहीं, इस नाते वो अपने नैतिकता के नाते त्यागपत्र नहीं देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं महामहिम राष्ट्रपति से जरूर ये चाहूंगा कि ऐसे कुलपति को तुरंत हटा देना चाहिए। जी अमिताभ जी, जो भेदभाव हो रहा है वो तो गंभीर मसला है ही, लेकिन ये मसला गंभीर इसलिए हो जाता है कि वीसी की तरफ से तोहमत लगाई गई है। अगर कोई मंचला लगाता तो भी शायद इसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठे वीसी ने ये कहा कि महिलाएं आती हैं तो फिर 4 लड़के और ज्यादा आते हैं लाइब्रेरी में। देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी मौलिक उठती हैं। जी, पहली बात तो ये उठती है कि जो तर्क उन्होंने दिया, जिस तर्क का समर्थन मजबूरी में ही सही एलिगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला कॉलेज की प्रिंसिपल को करना पड़ा, क्योंकि वो उनके इमीडिएट बॉस हैं वाइस चांसलर जमीर साहब, नहीं तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो लेंगी महिला प्रिंसिपल, तो इसलिए उनको तो मजबूरी में भी मेरे ख्याल समर्थन करना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया जो उनकी उनकी सफाई में जो उतरी महिला कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा, उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि स्पेस कम है, अगर 2 लोगों के बैठने का भी स्पेस है, चलिए हालांकि स्पेस इतना तो है वहां कि 100-200 लोग बैठ सकें, खैर मैंने कहा 2 की ही स्पेस हो, तो भी जेंडर के आधार पर वो 2 कौन होंगे ये तय नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। जो पहले जाएगा, वो बच्ची हो या बेटा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये तर्क खारिज हो गया जी, ये तर्क खारिज हो गया स्पेस वाला। कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी कार्यालय, मैं तो कहता हूं कोई संस्थान हो जो हिंदुस्तान के संविधान के अधीन संचालित हो, वो ये कैसे तय कर सकता है कि भाई 2 लोगों की जाने की जगह 2 पुरुष जाएंगे और महिलाओं की जगह नहीं है यहां। एक दूसरा तर्क उन्होंने दिया, एक महिला जाए, एक बच्ची जाएगी तो 4 गुने लड़के जाएंगे। तब तो फिर जमीर को अगर हम गलती से प्रधानमंत्री चुन ले इस मुल्क का, तो ये तो कहर बरपा देंगे, ऐसे काबिल आदमी है। बाजार नहीं निकले महिला, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी, 1 महिला इज इक्वल टू 4 मेल, और 100 महिलाएं निकली तो 400 पुरुष निकल आएंगे, तब तो हिंदुस्तान चल गया। बैंक नहीं जाए, डाकखाने नहीं जाए, अस्पताल बीमार हो जाए, घरी में मरे, अस्पताल नहीं जाए क्योंकि अस्पताल में अव्यवस्था फैल जाएगी, एक महिला को देखने 4 पुरुष डॉक्टर आ जाएंगे। किस भाषा का इस्तेमाल है, किस मानसिकता का, कौन सा तर्क दे रहे हैं ये?
ये तर्क अगर लागू कर दे तब तो महिला को हिंदुस्तान में शिव प्रताप जी को याद होगा एक महिलाओं की स्थिति को लेके, खासतौर पर जब मुगल आए उस समय जो परिस्थितियां बनी, कहा गया कि नारी जो है असूर्य पश्या होती है। ऋचा जी, असूर्य पश्या का मतलब जो सूर्य नहीं देखे, यानी घर में भी इतने पीछे वाली कोठरी में जिए और मर जाए जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचे। ये असूर्य पश्या नारी के युग में भारत को पहुंचाना चाहते हैं जमीर साहब। अगर यही तर्क में मान लूं कि महिला जहां जाएगी वहां बवाल होगा, तब तो महिला का निकलना ही बंद हो जाएगा। अव्वल तो बवाल होता नहीं महिला के कारण, एक, और जो बवाल करे डंडे उसको मारना चाहिए कि हम महिला की एंट्री पर रोक लगाएंगे। अच्छा भाले भाई, ये तो बात गले के नीचे नहीं उतरती। और ये पढ़े लिखे आदमी, इनके पास जमीर तो नहीं है, ये तो मैं जान ही गया, इनके पास बुद्धि भी नहीं है। दोनों का संकट है, जमीर भी नहीं, नाम है जमीर लेकिन जमीर नहीं इनके पास, और बुद्धि ऊपर वाले माले से भी ये कुलपति महोदय खाली है। सर सैयद अहमद साहब की आत्मा जहां होगी वो सोच रहे होंगे कि अल्लाह अल्लाह कैसा आदमी बैठा दिया गलती से सरकार ने। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन दोनों विश्वविद्यालयों की एक अपनी गरिमा है। ये दोनों विश्वविद्यालय अच्छे विश्वविद्यालय हैं। इससे इतर एक गरिमा है कि इन दोनों के संस्थापक जो रहे वो हिंदुस्तान के लोकमानस पर उनकी बड़ी छाप है, पंडित मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद साहब की। मुसलमानों के बीच के संकट को अगर इस मुल्क में सबसे पहले किसी ने समझा था तो सर सैयद अहमद ने समझा था। वो जानते थे कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ेगा नहीं तो चूड़ी बनाएगा, शरीफा बेचेगा, यही काम करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा का रास्ता खोलो मुसलमान के लिए। इतने पवित्र भाव से ये दो विश्वविद्यालय बने। वहां एक विश्वविद्यालय में ये परिस्थिति, और वो भी 2014 में, जब इस मुल्क में 18 साल इंदिरा जी शासन कर गई। ये कैसा वाइस चांसलर है भाई, इसको समझ नहीं, न इतिहास पता है, न भूगोल पता है, न समाजशास्त्र की समझ है। ये मास्टर होने लायक नहीं है, वाइस चांसलर बना दिया इनको। इनको मास्टर नहीं बनाया जा सकता कहीं भाई। अजब मूर्खता है। कल को कोई टीटी कहेगा ट्रेन में 60 सीटें हैं कि पुरुष ही चढ़ेंगे, नहीं एक महिला चलेगी, 4 सीट पर पुरुष आ जाएंगे, बवाल हो जाएगा। तो क्या तर्क है? मैं मानता हूं, एक बात किसने कहा था, अशोक जी ने कहा कि केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे पास अपडेट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनको एक नोटिस भेजा है गवर्नर कुलपति साहब को, और पूछा है कि आपने ऐसा बेतुका बेसिर पैर का अभद्र बयान क्यों दिया। इनके जवाब की प्रतीक्षा होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो करे करे, समाज को ऐसे लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। इनको कोई हक नहीं इस ढंग का विभेद पैदा करने की जो सिर्फ जेंडर पर आधारित हो। जेंडर पर आधारित कोई भेदभाव भारत में संविधानतः मंजूर नहीं किया जा सकता। ऋचा जी, और अफसोस की बात यह है कि यह भेदभाव आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है और इसको लेकर किसी ने भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस तरीके का बयान आना ही नहीं चाहिए। और जैसे कि सरकार ने और स्मृति ईरानी जी ने इसके लिए कदम उठाया है और सफाई मांगी है, तो इसके जवाब का इंतज़ार हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन अब इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं होता कि हम रुकें, बल्कि रूबरू होकर उनसे पूछना चाहते हैं कि इस तरीके का बयान उन्होंने क्यों दिया। क्या हम महिलाएं इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या हम महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं है? क्या अगर हम लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे तो क्या उससे आपकी लाइब्रेरी अच्छी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें अपनी मानसिकता में बहुत ज़्यादा सुधार लाने की आवश्यकता है, या इस पद को त्याग देना इन्हें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसी मानसिकता से कोई भी विश्वविद्यालय नहीं चल सकता। इस तरह की मानसिकता को त्याग दें या माफ़ी मांगें और अपना बयान वापस लें, तभी ये यहाँ पर अपनी गरिमा बनाए रख पाएंगे। वरना महिलाओं को उठ खड़े होना होगा और महिलाएं ज़रूर इसके खिलाफ जाएंगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके खिलाफ ज़रूर एक बड़ा कदम उठाएंगे कि इस तरीके के बयान आगे भविष्य में कोई और देने की हिम्मत भी ना करे। शिव प्रताप जी, एक चीज और भी काबिले गौर है, केवल दोष वाइस चांसलर का नहीं, दोष हमारा भी है। पूछिए कैसे? आज के यही घटना ले लीजिए। वाइस चांसलर साहब जिस
गैदरिंग में ये बोल रहे थे ना, उस वीडियो को फिर से देखिए और उसकी ऑडियो को सुनने की कोशिश करिए। मैंने सुना उसको कई राउंड। जब उन्होंने ये वाक्य बोला ना कि एक लड़की आएगी तो 4 गुना ज्यादा लड़के आ जाएंगे, तो जो वहां लोग बैठे हैं ना, गैदरिंग जो है वो ठहाका मारती है। ये ठहाका उससे भी गंदा है जो वीसी ने बोला। बिल्कुल, ये ठहाका उससे भी गंदा है, उससे भी ज्यादा निंदा के योग्य है जो वीसी ने बोला। ये वैसा ही है, सड़क पर एक शोहदा किसी बच्ची को छेड़े और देखने वाले ठहाका लगाए, ये वैसा ही है। तो मेरी नजर में छेड़ने वाले से ज्यादा पाप ठहाका लगाने वालों का है। वहां कोई आदमी उठ के खड़ा नहीं हुआ जो कहता कि मिस्टर वाइस चांसलर क्या बोल रहे हैं आप, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। हंसे, इसका मतलब समर्थन। आपकी जो अतृप्त कुंठाएं हैं ना, वो तृप्त हुई वाइस चांसलर के इस बेहुदे बयान से। शिव प्रताप जी, इस सामाजिक संकट से कैसे निपटा जाए? वाइस चांसलर को तो चलो बेरोजगार कर देगी सरकार, समस्या समाप्त, अपराध किया सजा पा गए, मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं। उन ठहाका लगाने वालों पर कौन सा कानून लागू होगा? वो तो हर कानून से परे है। अमिताभ जी, मुझे जो लगता है कि उन ठहाका लगाने वाले लोगों को जबरदस्त ढंग से जवाब देता है कि एक लड़की मलाला, जिसको तालिबानी आदेश के आधार पर जो है इसी शिक्षा को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के गोली मारी जाती है, तो पूरा विश्व उसके साथ हो जाता है और उसको नोबेल प्राइज तक दिया जाता है। वही नोबेल प्राइज ऐसे ठहाका लगाने वाले लोगों का जवाब है कि तुम्हारे जैसे बेहुदे लोग अगर यहां रहेंगे तो भी मलाला जैसी लड़कियां इस समाज में आएंगी, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगी और नोबेल प्राइज पाकर के पूरे विश्व में अपना स्थान बनाएंगी। अशोक जी, ठहाका लगाने वालों का जवाब है। अशोक जी, आपको नहीं लगता कि अपराधी से ज्यादा दोषी वो लोग होते हैं जो अपराध में आनंद लेते हैं? लिप्त नहीं है वो, लीगली वो उसमें संलिप्त नहीं है, लेकिन आनंदित हो रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं। परसों राजस्थान के एक गांव में पंचायत बैठी, एक महिला को उस पंचायत ने निर्वस्त्र किया, उसका मुंह काला किया और निर्वस्त्र करके पूरे गांव पर गधे पर बैठालकर घुमाया और पूरा गांव ठहाका लगाता रहा। क्या पंचों से पहले उस गांव के लोगों को डूब मरने की जरूरत नहीं है? यह मसला है कि हमारे समाज की मानसिकता कहां जा रही है। जिसने अपराध किया उस पर तो दफा लागू हो जाती है, लेकिन जिसने ठहाका लगाया उस पर इंडियन पेनल कोड के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए यह बीमारी समाज को ही दूर करनी पड़ेगी, कानून इसका इलाज नहीं कर सकता। अशोक सिंह, निश्चित तौर पर अमिताभ जी, अभी मैं आपसे सहमत हूं हर बात से, मगर मैंने अभी पहले अपने वाक्य में बोला था कि सरकार को फौरी तौर पर नोटिस नहीं, जांच कमेटी बिठानी चाहिए और तत्काल समयबद्ध बिठानी चाहिए। अगर जांच कमेटी बैठ जाती और समयबद्ध होता तो बीसी को समझ में आता कि इस तरह का बयान समाज में नहीं देना चाहिए जिस पद पर वो बैठे हैं। आज जिस हालात का अभी अमिताभ जी ने आपने जिक्र किया कि राजस्थान में, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री एक महिला है और महिला के साथ जिस तरीके से, तो निश्चित है कि हमें समाज में रूढ़वादी विचारधारा को मुझे लग रहा है बहुत लंबे समय से हमने भी काम किया इस मामले को लेकर, चाहे कोई सरकार रही हो। नारी के सम्मान के लिए हमने कभी समझौता नहीं किया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, सोनिया गांधी ने देश के लिए बड़ी महिलाओं के लिए काम किया। अशोक सिंह जी, ये मसला इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, मैं महिलाओं की बात ना पॉलिटिकल बात नहीं करो। एक सेकंड अशोक सिंह, एक मिनट, एक सेकंड, शुक्ला जी एक मिनट, शुक्ला जी एक मिनट, अशोक सिंह एक मिनट, एक मिनट मेरे, नो एक मिनट, नहीं दिया जाता, एक मिनट मेरी बात समझ लीजिए। पॉलिटिकल मसला नहीं, कानून का मसला नहीं। मैंने कहा कोई दफा लागू नहीं होती किसी कानून की किताब में हंसने वाले पर। इसका इलाज समाज को करना होगा। नहीं, निश्चित तौर पर अमिताभ जी उस पर बात करिए, ये मत बताइए कि इंदिरा गांधी ने क्या कहा और मायावती ने क्या कहा। बात को कह रहा हूं, महिलाओं देश की सम्मान की बात करनी पड़ेगी।
अगर सम्मान की बात करनी पड़ेगी तो इंदिरा जी का नाम लेना पड़ेगा। हालात क्या है कि निश्चित तौर पर समाज को आज खाप पंचायतें होती है, उसमें तुगलकी फरमान दे दिए जाते हैं, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। अभी उदाहरण पे देखिए, हरियाणा में एक महंत को पकड़वाने के लिए भाई अब वो चौकार नोटिस कानून ने दिया, कोर्ट ने दिया, नहीं पकड़ हो पा रही। तो समाज को कहीं ना कहीं जागृति पैदा करनी पड़ेगी और हमारी भी जिम्मेदारी अमिताभ जी है कि निश्चित तौर पर अशोक जी, मेरे हिसाब से अशोक जी, मेरे हिसाब से मैं आपकी बात से पूरी तरह मुतमईन नहीं हो पाया। जी, मुझे लगता है, फिर मैं ऋचा सूद से भी पूछूंगा, मेरी बुद्धि कहती है, जितनी मेरे पास समझ है, वो कहती है कि ये जिम्मेदारी न पार्लियामेंट ले सकती, न इंदिरा गांधी ले सकती थी, न ममता ले सकती, न ममता मायावती ले सकती है, कोई नहीं ले सकता, न एसपी, न कलेक्टर, न कप्तान। ये जान लो, ये जिम्मेदारी मां और बाप को उठानी होगी, ये जान लीजिए। बेटा उनका समाज में दो में से एक कोई नहीं बने, ना तो छेड़ने वाला बने, ना किसी लड़की को अपमानित किया जा रहा हो तो उस पर मुस्कुराना वाले बने, वो भी पापी है उतना ही। ऐसा बने कि कहीं कोई लड़की की मर्यादा पर हाथ डाल रहा हो तो बीच में जाके खड़ा हो। ये शिक्षा कानून से नहीं मिल सकती, ये पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती, ये काम विधानसभाएं नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो संतान को जन्म देते हैं। ऋचा सूद गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चे का पालन पोषण उस तरीके से करेंगे, उन संस्कारों के साथ करेंगे, तभी ये तमाशबीन समाज बनाने में रोक लग पाएगी और इस सोच को बदला जा पाएगा। क्योंकि हमारा जो ब्रॉटअप है पेरेंट्स का, हम शुरू से ही एक जेंडर बायस हो जाते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़की अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ लेगी, लड़का पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा। तो ये जो मानसिकताएं हैं, ये सब हमें हटानी ही होंगी और लड़कियों को लड़कों से आगे बढ़कर पालना होगा। बल्कि यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि लड़कों को अगर लड़कियों की तरह पालें और लड़कियों के द्वारा जो समस्याएं झेली जाती हैं उनसे लड़कों को अवगत कराएं, और लड़कियों को लड़कों की तरह पालें, ताकि लड़कियों में वो मनोबल आए, वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम इस समाज का हिस्सा हैं। तभी ये तमाशबीन सोच बदली जा सकती है, वरना नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के तमाशबीन समाज की भी निंदा करनी चाहिए, और उन लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा निंदा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंदा जो व्यंग है एक हमारे समाज के ऊपर, ये सरकाज़म भी नहीं कहलाएगा, उससे भी बहुत ऊपर एक गंदा जो तमाशबीन होना है, वो बहुत ही गलत चीज़ है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक जो वहाँ पर लोग बैठे थे जिन्होंने ठहाका लगाया, वो बहुत ही गलत है। मानसिकता बदलने की बहुत गहरी ज़रूरत है हम सभी को। एक चीज़ मैं कहूँगा शिव प्रताप जी, गांधी ने इस चीज़ को सबसे पहले समझा था कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका निस्तारण केवल कानून नहीं कर सकता। अंबेडकर साहब का जोर इस पर था कि कानून हो जाए, कानून भी होना चाहिए, हो जाए अच्छी बात है, हो गया अच्छी बात है। लेकिन इस बात से आप सब सहमत होंगे, हिंदुस्तान में अगर जाति प्रथा को सबसे ज्यादा कमजोर किसी ने किया तो नेता, अभिनेता, संविधान, कानून ने नहीं किया, वो किया व्यवसाय ने, बाजार ने। शहर में जब आए अशोक सिंह तो ढाबे पर ये पूछने की हिम्मत नहीं कि कौन ठाकुर हो भैया। पूछ सकते हो अशोक सिंह जी? नहीं पूछ सकते ना। शुक्ला जी भी नहीं पूछ सकते। पता लगा मुंबई में 20 बिसुआ के ब्राह्मण जूते की दुकान खोले हैं, और सबको जूता पहना रहे हैं, ठीक है ना। और दलित वर्ग का भाई दाल मखनी और नान सर्व कर रहा है और बड़े बड़े पंडित खा रहे हैं चटकारे लेके। ये बाजार है जिसने जाति को तोड़ा। काम तो समाज को ही करना पड़ेगा मित्र। कानून वीसी साहब को सजा दिला सकता है, वीसी आ गए ट्रैप में, इनको सजा मिल जाएगी, मिलनी भी चाहिए। लेकिन ठहाका लगाने वाले हर वारदात में छूट जाते हैं। मेरी चिंता वो है, जिसने हाथों से अपराध किया वो तो कानून की गिरफ्त में आ ही जाएगा। आज नहीं कल सीधे न सरकार छोड़ देगी तो मैं पीआईएल दायर कर दूंगा तो भी बंद हो जाएंगे, वीसी साहब की नौकरी चली जाएगी। आज के समय में कोई कठिन काम थोड़ी ना पीआईएल लगाना। लेकिन जो ठहाका लगाने वाला समाज है, आज चौराहे पर 4 शोहदे लड़की का दुपट्टा छीनते हैं तो 40 लोग हंसते हैं, उसमें से 10 लोग भी बीच बचाव करने नहीं आते, उसके एस्कॉर्ट करने नहीं आते। मेरी चिंता इस विषय पर ज्यादा है। और वो तो एक पढ़ा लिखा समाज था। इतना तो अपन मान सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की गैदरिंग में जो भी लोग होंगे वो अनपढ़, जाहिल और राज मजदूरी करने वाले लोग नहीं होंगे। नहीं। शुक्ला जी,
वो पढ़े लिखे लोग होंगे? पढ़े लिखे लोगों की जहनियत इतनी गंदी, पंडित जी, पढ़े लिखे लोगों की जहनियत इतनी गंदी। अरे वाइस चांसलर पढ़े लिखे हैं, अच्छे पद से आकर के पुनः वाइस चांसलर हुए हैं। देखिए अमिताभ जी, मां तो हमेशा अपने बच्चे को अच्छा रखना चाहती है, अच्छा बनाना चाहती है। आज इस समाज को जो है कहीं न कहीं कोसने की आवश्यकता है। जो समाज इस प्रकार ठहाका लगाने का काम करता है, चाहे वह राजस्थान में हो और चाहे एएमयू के इस कुलपति के बयान के आधार पर ठहाका लगाता हो, इन दोनों को कहीं न कहीं इनकी निंदा करनी चाहिए और इनके लिए कोई न कोई अगर दंड निर्धारित हो तो इस प्रकार का दंड निर्धारण करना चाहिए। जी ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी जुड़ गई हैं। रंजना जी, उम्मीद है कि आपने भी वो बयान सुना होगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी में हम लड़कियों को नहीं अलाउ कर सकते, अगर वो आएंगी तो एक लड़की के पीछे 4 लड़के आएंगे। सवाल यह है कि आज भी लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव क्यों बना हुआ है, और सवाल यह भी है कि जो वीसी साहब ने कहा क्या उसे उचित ठहराया जा सकता है, जायज ठहराया जा सकता है जो तोहमत उन्होंने लड़कियों को लेकर लगाई है? रंजना कुमारी जी, रंजना जी क्या सुन पा रही हैं आप? लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही है। ऋचा जी, सवाल वही बना हुआ है कि आज का दौर जब हम तमाम तरह की बातें करते हैं कि लड़कियों को पूरा हक मिलना चाहिए, जो अधिकार लड़कों के हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, तमाम योजनाएं भी उनको लेकर चलाई जाती हैं जिन पर यह बयान सीधा तमाचा है। सवाल ये कि आज भी आखिर ये समस्या बनी क्यों हुई है? ये समस्या आज भी इसीलिए है क्योंकि जो माएँ हैं वो आज भी बेटे को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। अगर आप खान पान की बात ले लें, घर से ही शुरू होती है ये डिस्क्रिमिनेशन की बेटा और बेटी। आप ख़ास तौर पे जहाँ पर अनपढ़ परिवार हैं या सेमी एजुकेटेड परिवार हैं, अगर जैसे एज ए सोशल वर्कर मैं कभी पेरेंट्स से मिलती हूँ तो उन पेरेंट्स की मानसिकता मुझे जब समझ में आती है तो घर में खान पान से ये एक जो है बायसनेस, एक पार्शलिटी शुरू हो जाती है। तो माँ जो है वो बेटे को ज़्यादा देगी, बेटी को कम देगी। बेटा घी खा रहा है, बेटी नहीं खा रही है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये जो जिस तरीके की मानसिकता ये उत्पन्न करती हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बेटे के लिए अच्छे खिलौने, बेटी के लिए खिलौने नहीं। बेटे को बाजार से खिलौने लेके दे रही हैं और बच्चियों को घर में कपड़े की गुड़िया बना के दे रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैदाइश से लेकर बच्चियों का अधिकार उतना ही सुरक्षित हो जितना कि एक बेटे का अधिकार सुरक्षित होता है। बेटे को उत्तराधिकारी मानते हैं तो बेटी तो 2 वंशों की उत्तराधिकारी हो जाती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की चीज़ें भी आगे लेके चलती है, माँ बाप के संस्कार और उसके बाद अपने ससुराल के। तो हमें तो इन दोनों बेटियों को ज़्यादा तवज्जो दे ताकि 2 वंश, 2 परिवार जहाँ वो जुड़ते हैं, जहाँ वो शिक्षित होते हैं। बेटा फिर अपने परिवार का रह जाता है, बेटियाँ 2 परिवार। अगर हम इस मानसिकता से पालें बच्चों को, बच्चियों को, बेटों को, तो तभी हम इस चीज़ से निवारण पा सकते हैं, वरना कभी भी नहीं। शिव प्रताप जी ने एक बात कही कि हर माँ चाहती है उसका बेटा ठीक रहे। मैं इस बात से इन प्रिंसिपली एग्री करता हूँ, लेकिन पंडित जी कुछ व्यवहारिक अनुभव है मेरे बड़े तीखे, जिनका उत्तर आज तक मैं नहीं खोज पाया इतने वर्षों में। जो बात ऋचा सूद ने कही मैं उसी को थोड़ा और खोलकर आगे बढ़ाऊं। आज भी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास को छोड़ दीजिए, एटा, इटावा, फरुखाबाद, गाजीपुर, मऊ, झांसी, जालौन, बांदा चले जाइए। आप लोग भी घूमते हैं, हम लोग भी घूमते हैं। क्या परिस्थितियां हैं? लड़की ने आके कहा कि हमको किसी ने छेड़ दिया, बोले चुप रहो, कल से स्कूल मत जाना। उसका उत्तर यह है आम हिंदुस्तानी परिवार में कि चुप रहो। ठीक, आम हिंदुस्तानी परिवार के माता पिता बेटी के संदर्भ में उतना तनकर खड़े नहीं होते। बेटा कहे कि अशोक सिंह ने हमको थप्पड़ मारा तो पिता क्या कहेगा, अरे छोटू निकाल गया बंदूक, चल अशोक सिंह घर चलते हैं, मार गोली, आप देखें कौन है। अशोक सिंह यही बोलेगा ना यूपी में अपना आदमी, है ना। और बिटिया कहे कि हमको किसी ने छेड़ दिया तो 2 लगाएगा, चुप रहे, किसी से कहना नहीं और किसी से बोलना नहीं बाहर। बेटे ने क्या देखा कि ये शोषण के लिए इम्यून है। ये जो मेरे घर में एक लड़की है, मेरी बहन, इसका शोषण इसका भाग्य है, कोई करे। ये परिस्थिति भारत के समाज में इन्हें बनाई। कानून का इससे कोई वास्ता नहीं।
दूसरी चीज, अर्धनग्न छोड़िए, 80% नग्न पुरुष उत्तर प्रदेश में बाहर खाट डाले घरों के या चौतरे पर मिल जाएंगे आपको। 80% नग्न, केवल 20% कवर्ड है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही। टांग पे टांग बैठे रखे, अपना तंबाकू खा रहे हैं और कह रहे आवो भाई बैठो। अशोक सिंह, आप भी देखते होंगे दृश्य, मैंने भी देखे। ठीक, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। महिला अपने कपड़े भी सुखाए तो अंदर वाले बरोठा में। क्यों भाई? आपका लंगोट सूख रहा है मचान पर, लाल किले पर, आप देवदूत हैं और महिला को आप कहते हो अंदर रहो, अंदर रहो। क्यों? ये बच्चे नहीं देखते क्या? देखते हैं। जो 5-7 साल का लड़का है वो देख रहा है कि नारी की स्थिति क्या है, तो अपनी बहन को तो बख्श देता है, बगल वाले की बहन को पकड़ लेता है। वो कहता है ये तो बनी इसलिए भाई, जैसे मेरे घर की नारी वैसे उसके घर की नारी। हम शासक हैं, ये शासित है। और उदाहरण दूं क्या? जिस देश में शारीरिक बदलाव के तहत जो प्रक्रियाएं हैं बायोलॉजिकली, उन प्रक्रियाओं में महिला को, बच्ची को अंदर कमरे में ढकेल दिया जाता हो, पिता के सामने नहीं आए, 3 दिन बर्तन नहीं छुए, किस मुंह से बात करेंगे हम बराबरी की? ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में मोमबत्ती का जुलूस निकालकर महिला को बराबरी देंगे, या इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना के महिला को बराबरी मिलेगी? ये सवाल है। महिला दरवाजे पर नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन ठाकुर साहब पूरे दिन अपना मुंह छेंट रहे हैं दरवाजे पर, आती जाती हर महिला को देख रहे हैं गंदी निगाहों से। क्यों भाई? कोई बोलने वाला है कि नहीं समाज में कि ठाकुर साहब थोड़ा तमीज से पहन ओढ़ के बैठ जाओ? गर्मी लग रही है तो पंखा कर लो यार। गर्मी तो स्त्री पुरुष दोनों को लगती है, ये केवल पुरुष को लगती है कि आप तो माइकल जैक्सन होके घूम रहे हो बाहर। और हाट बाजार में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में हाट बाजार तक लोग ऐसे कर आते हैं, झोला लिया और उसी दिगंबरी मुद्रा में सब्जी लेने आ गए। महिला घूंघट नहीं खोले, ठाकुर साहब की नाक नीची हो जाएगी, पंडित जी की नाक नीची हो जाएगी, चौधरी साहब की नाक नीची हो जाएगी। आज भी नोएडा में ऐसे इस घर हैं, घर तो आलीशान है। अशोक सिंह जी मेरे मित्र हैं वो लोग, लेकिन उनके घर जाओ तो अगर मेरे साथ मेरी पत्नी है तो वो सीधे अंदर जाएगी, और अगर पत्नी नहीं है तो उनकी पत्नी के दर्शन नहीं होंगे। क्या? और उनकी पत्नी भी मेरी पत्नी को जब छोड़ने आएगी तो एक सीमा तक ही छोड़ेगी, उसके बाद वो मेरे साथ आ जाएगी, वो बाहर नहीं आती। आज 2014 में नोएडा की बात बता रहा हूं, ऐसे परिवार हैं। गाड़ी तो उनके पास पजारो है। लड़के क्या सीखेंगे? छोड़ दीजिए बीसी ने क्या कहा, हम क्या सिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, उस बात की एडवोकेसी मुझे जहां अवसर मिला मैंने जीवन भर की। बिटिया अगर ये कह दे कि मुझे जाना है मेला देखने, तो हिंदुस्तान के 90% परिवार अलाउ नहीं करेंगे आज भी। और बेटा कह दे तो कोई मना भी करे तो दूसरे कहेंगे अरे लड़का है, नई उम्र का, ये नहीं जाएगा तो क्या हम जाएंगे बुढ़ापे में? बिल्कुल बिल्कुल आह्लादित हो जाते हैं कि बेटा घूमने की अनुमति मांग रहा है। बेटा शराब पी के आए तो चिल्लपों होकर बात रह जाए, और बिटिया शराब पी के आ जाए तो क्या करेंगे? बंदूक उठाएंगे ना, गर्दन काट देंगे ना उसकी। इसलिए समाज में लोग ठाका लगाते हैं, इसलिए संकट है। इसलिए मैं कहता हूं इसका समाधान घर से निकालना होगा। घर में बेटा सीखेगा कि मेरी बहन मेरे बराबर की हकदार है, उस दिन वो दूसरे की बहन का सम्मान करना अपने आप सीख लेगा। महिला के लिए कितने भी सशक्त कानून बना दीजिए, मेरी समझ कहती है उनसे कुछ नहीं होगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एएमयू के वीसी का तुगलकी आदेश, छात्राएं न करें लाइब्रेरी में प्रवेश, लड़कियों के आने से होगा माहौल खराब, लड़के लड़कियों के बीच क्यों भेदभाव? जी हाँ, लड़के और लड़कियों के बीच ये भेदभाव आज भी क्यों बना हुआ है? क्यों ओछी मानसिकता में सुधार नहीं हो पा रहा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक साहब,
हम टीवी पर बैठकर तो बहुत कहते हैं कि हम खुद से सुधार करेंगे, घर से सुधार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है, मुंह बाहें खड़ी हुई है। ये मानसिकता में बदलाव कभी आएगा कि नहीं? निश्चित तौर पर गायत्री जी, अभी हमने अमिताभ जी को सुना गंभीरता से, निश्चित तौर पर जो उन्होंने बातें कही वो उतनी ही सत्य है जितना कि हमने अपने जीवन में देखा है। नहीं, मैं तो देखी दिखाई कही भैया, किताब वाली कोई बात ही नहीं कही, जो देखा निश्चित तौर पर हमने देखा है और हमने वो करीब से देखा है कि भाई लड़की शाम को हमारे गांव से बहुत स्कूल इटावा से दूर पड़ता था, पढ़ाने के भेजने के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हुई, तो हमने वो दौर भी देखा है। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हमारा भारत कैसा होगा हमें ये तय करना पड़ेगा। मगर सवाल बड़ा बुनियादी है कि आज जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने भी अमिताभ जी गाइडलाइन तय करी, आज खाप पंचायतों में तमाम बड़े अखबारों की सुर्खियां पड़ती है कि भाई एक पंचायत हुई जिसमें लड़का लड़की को बुलाया गया, उसका काला मुंह कराया गया, जिसमें 5 चप्पल मारी गई। तो वो लोग कौन लोग हैं? ये समाज तो वही लोग होता है। आज हम अगर 5 लोग या 10 लोग टीवी चैनल की डिबेट पे बैठे हैं तो ये समाज है ना, समाज आईना होता है। और जिस समाज में बड़ा नेता कह दे कि समाज में बलात्कार करने पर जवानी में गलती हो जाती है, नेता समाज का आईना होता है। नेता और एक डीजीपी कह दे कि लड़कियों से इस तरह की हरकत तमाम बार देखने को मिलेगा। फैशन सा बना दिया है लोगों ने और लोगों अपने आप से एम्पायर होते हैं। अमिताभ जी, मैं स्वीकार करता हूं आपकी बात को, तय कौन करेगा? कोई नए लोग नहीं आएंगे, जापान से लोग नहीं आएंगे हिंदुस्तान में। आज तय करना पड़ेगा, हम लोगों को तय करना पड़ेगा सारी चीजों को। आज अगर एक लड़की थाने में जाती है तो दरोगा किस तरह का व्यवहार करता है? भाई दरोगा की बहन नहीं थी, दरोगा की पत्नी नहीं थी, मगर कौन तय करने वाला है? आज हमें तय करना पड़ेगा और इस संकल्प के साथ तय करना पड़ेगा कि इस तरह की विचारधारा के लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और तय होना चाहिए कि हम शपथ लें। एक कार्यक्रम अमिताभ जी चलाइए एक आध हफ्ते में, एक दिन की डिबेट इस महिलाओं को लेकर रखा करिए और उन नेताओं को बुलाया करिए जिन नेताओं ने तुगल की फरमान जारी की है देश में। शिव प्रताप जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे कि बेटा कहीं जाने जाए तो मां नहीं पूछती कि कितने बजे लौट आओगे, ना माँ बाप सब घर के बाहर चक्कर काटने लगते, वो 9 बजे लौटे चाहे 10 बजे लौटे। बहुत होगा तो आने कह देगा अरे भाई तुम बदमाश हो, टाइम से आया करो। बिटिया जाए तो अव्वल तो उसके पीछे गार्ड जाएगा परिवार से कोई, और अनुमति नहीं होगी, सांस ढले घर आ जाए। ये जो मानसिकता, ये जो संकट है समाज का, ये कानून से नहीं सुधर सकता, तय बात है। पार्लियामेंट इसको नहीं सुधार सकती, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं सुधार सकती, ये केवल और केवल घर से सुधर सकता है। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, बहुत चीजों में हमने तरक्की की, लेकिन इस बुनियादी चीज को, आधी आबादी की समस्या को हमने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। हम अपना यान मंगल पर तो उतार आए, लेकिन घर की देहरी में बिटिया को बराबरी पर नहीं लाके खड़ा कर पाए। ये जिम्मेदारी हम लोग कब और कैसे निभाना शुरू करेंगे? आपने जीवन इतना देखा है, इतना अनुभव है आपके पास, क्या कुछ होना चाहिए समाज में शुक्ला जी, ताकि ये जो सबसे मूल प्रश्न है, मैं कहता हूं चंद्रमा मंगल बुध शुक्र पर यान जाना रुक सकता है, लेकिन बेटी को बराबरी का दर्जा आज ही मिलना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, एक बात आपने बहुत सही कहा था कि बाजार ने जाति के बंधन को तोड़ा, लेकिन यह भी सही है कि राजनीति ने जाति को बढ़ावा दिया। वैसे ही आप महिला, मैंने ये कहा ना कि मां चाहती है कि हमारा बच्चा हुए हो, लेकिन वही ये है कि लड़कियां अगर किसी जगह जलती हैं अपने आकर के, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि जलाने का कारण क्या होता है, तो कहीं कहीं उसकी सास नजर आती है, कहीं कहीं उसकी देवरानी नजर आती है, कहीं कहीं उसकी जेठानी या ननद नजर आती है। पुरुष बाद में पहुंचते हैं। ये समाज का एक कितना बड़ा, समझिए कि विचित्र स्थिति हो गई है कि नारी एक नारी की स्वयं की दुश्मन क्यों बन रही है। इस पर बहस होनी चाहिए, और इस बहस को अगर हम ठीक करेंगे, घर के बाहर नहीं घर के अंदर से भी हमें ठीक करने की जरूरत है। और जब घर के अंदर से भी ठीक होगा और ये बात सही स्थिति में आएगी कि नहीं वो ये घर के अंदर से खड़ी हो और खड़ी होकर के ये कहे कि तुम्हारा तुगलकी आदेश है कि किसी महिला को नग्न कर करके जो है गधे पर बैठा दिया जाए, नारी को भी निकलना पड़ेगा और निकल करके ऐसे पुरुषों को से 2-2 हाथ करना पड़ेगा, तभी यह समाज सुधर सकता है। पुरुष मानसिकता का मतलब यह थोड़ा होता है कि जो चाहे सो कर दे। ऋचा सूद, एक बड़ी ठीक बात शुक्ला जी ने कही, ये बात हम लोग भी महसूस करते हैं। स्त्री के विरुद्ध स्त्री,
वो हो सकता औजार ही हो पुरुष का, लेकिन सामने तो स्त्री ही लड़ती है ना स्त्री से जी। चाहे वो दूसरी औरत हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू सास को फूंके, चाहे सास बहू को फूंके, सब स्त्री है जी। लोग कहते हैं पुरुषों का चरित्र खराब हो गया। मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, चरित्र खराब अकेले तो हो नहीं सकता। एक स्त्री ही सामने आई होगी ना पार्टनर बनके, तो फिर बात वही बैक टू स्क्वायर वन, स्त्री के विरुद्ध स्त्री क्यों? मैं यहाँ पर फिर से एक बात दोहराना चाहूँगी कि हमारे जो ब्रॉटअप में कमियाँ हैं, औरत ही अपनी बेटी के साथ पार्शियलिटी कर रही है, औरत अपने ही बेटे को ज़्यादा दे रही है, बेटी को कम दे रही है। तो यहाँ पर एक शुरुआत हम कर सकते हैं कि जैसे कि पुरुष प्रधान समाज है, तो कम से कम हम पुरुष या महिलाएं अगर हम महिला प्रधान परिवार ही बनाना शुरू कर दें तो शायद ये मानसिकता थोड़ी सी बदली जा सकती है। सबसे पहले पुरुष अपनी पत्नी को अपने से ऊपर का दर्जा दें। जैसे कि कुछ धर्मों में दिखाया जाता है कि पत्नी जो है आपके बाएं हाथ पर बैठती है, और कुछ धर्म उसका पालन नहीं करते हैं और कहते हैं कि पत्नी को दाएं हाथ पर बिठाना चाहिए। जो दायां हाथ है, जिसे दक्षता का प्रतीक कहते हैं, यदि हम यहाँ से इस सोच को बदलना शुरू करें तो शायद हम धीरे धीरे अपना मुकाम पा लेंगे। अगर पुरुष सबसे पहले परिवार में महिला को प्रदान करे, और महिला चूंकि दबी रहती है उम्र भर, जहाँ उसका बल चलता है, जहाँ उसका बस चलता है, या अपनी बहू पर या अपनी बेटी पर, तो वो अपनी वो संकीर्ण मानसिकता को वहाँ उड़ेलती रहती है। तो यही कारण है कि महिला की दुश्मन हो जाती है। अगर महिला को जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाएंगी तो शायद उसके पास ईर्ष्या करने का समय नहीं रहेगा, और जब ईर्ष्याएँ खत्म हो जाएंगी काम करने, आप देखिए जो सास वर्किंग है, जो बहू वर्किंग है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े कम है, क्योंकि उनका माइंड ऑक्यूपाइड है अच्छी चीज़ों के लिए, क्रिएशन के लिए। तो अगर हम महिला को सशक्त इस तरीके से करना शुरू करें तो मैं मानती हूं कि हमारे समाज में परिवर्तन जरूर आ सकता है। अशोक जी, यानी मूल कारण वही है जो बात ऋचा जी ने कही और शिव प्रताप शुक्ला जी ने कही। निश्चित तौर पर गायत्री जी, अब अलीगढ़ विश्व यूनिवर्सिटी के वीसी अगर इस तरीके एक पढ़ा लिखा इंसान जब इस तरीके का बयान देता है तो समाज में क्या मैसेज जाता है? आदमी कहता है भाई पढ़ा लिखा इंसान बन गया है। गांव में जब आदमी पढ़ा लिखा आता है, कोई अगर आईएएस एक गांव से बन जाता है, लोग उसकी इज्जत करते थे और लोग उससे माहौल बनता था समाज में कि फलाने गांव का फलाना लड़का उसका आईएएस बन गया है, तो लोग उसको सम्मान की नजरों से देखते थे। आज जिस तरीके से लखनऊ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीसी ने जिस तरीके का बयान दिया, मुझे लगता है समाज यही आईना होता है। और जिस हालात में इसमें एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं कि पुरुष पर जिम्मेदारी लगा दो, क्या अलीगढ़ में इस तरह का विरोध होना चाहिए? आज हम डिबेट पे बैठकर चैनल पे अमिताभ जी की निश्चित वो चीजें जरूर सुनते हैं और ग्रहण करके जाते हैं। अक्सर बहुत सारी चीजें अमिताभ जी से मुझे सीखने का मौका मिला, मगर सवाल बड़ा बुनियादी है कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन तय करेगा? आज मैं तय करके चला जाऊं, आज बेगम हसन महल पार्क में अगर लड़का लड़की एक जगह बैठ जाते हैं तो 1000 आदमी जो निकल रहा है, गाड़ी रोककर देखने लोग लगते हैं कि भाई क्या बातें कर रहे हैं, कौन लोग हैं। तो इस तरीके का लगता है जैसे हम अपने देश में नहीं रह रहे हैं। लड़की होना पाप है, लड़का लड़की के साथ बैठना पाप है। और एक वैलेंटाइन डे पे अगर लड़का पार्क में मिल जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो नेतागिरी अपनी चमकाना चाहते हैं, उस पर काले पोत देते हैं। कौन सा सवाल है, कौन सा तय करेंगे? ये तय एक दिन में नहीं होगा, इसकी लंबी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि एक दिन से एक शुरुआत ये नहीं हो सकती कि भाई आज हम तय कर लें। सवाल बुनियादी तौर पर है कि महिलाओं की भी उतनी जिम्मेदारी है। अगर एक महिला पर उत्पीड़न हो रहा है तो परिवार में उसकी बहनें भी हैं। अभी शुक्ला जी ने बड़े विस्तार से बताया, कौन जिम्मेदारी तय करेगा? हम टीवी चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, जब अपने परिवार की बात आती है तो न्याय नहीं कर पाते हैं। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, जागरूक समाज की बात हम करते हैं, लेकिन मानसिकता वही है। ये मानसिकता आखिर बदलेगी कैसे? क्योंकि आज से ये मसला नहीं है, इस पर बहस भी लगातार लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन फिर भी स्थिति वही की वही है। देखिए, ऋचा जी ने जो एक बात कही गायत्री जी, कि कहीं न कहीं महिला को इतना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि उसके अंदर एक कुंठा ना आवे कि वह अपनी कुंठा अपने बहू पर, अपनी बेटी पर ही वो करे। निश्चित रूप से एक कहा गया है, एक वेद वाक्य है कि यत्र नार्यंत पूजते रमनते तत्र देवता। हमारे यहां तो बहुत साफ साफ ये कहा गया है कि नारियों को किस तरह से स्थान दिया जाना चाहिए जी। और बड़ी बड़ी नारियां पुरुषों को अपने वेद वाक्य से अपनी वक्तृता से जो पछाड़ने का भी काम किए हैं। मदालसा इत्यादि को इसी आधार पर उनको समाज में स्थान दिया जाता था।
आज हुआ क्या है कि देखिए पुरुष प्रधान को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, और नारी की हीनता को अगर पुरुष इसी तरह से करे तो खत्म नहीं कर सकते हैं। इस नाते नारियों को भी उठने की आवश्यकता है, उनको अपने अंदर का वो जो है मातृत्व जागरण करने की आवश्यकता है, ताकि इन लोगों को जो ऐसी मानसिकता से कुंठित है उनको यह बतावे कि बिना मां के पुरुष कैसे रहेगा भाई। तो ये समाज का जब दोनों का दोनों ये करेगा तब कहीं जाकर के बदलाव की स्थिति आ जाती है। ये देखिए एएमयू के जो है वाइस चांसलर साहब ने जो है जमीर साहब ने, ये पहली बार नहीं है, उनका कई घटना हो चुका, और ऐसे लोगों को भी उस समाज से जुड़े हुए लोग, अब जैसे अशोक सिंह जी कह रहे थे ना कि ये जो है सरकार उसके एक्ट ऐसे है कि कोई सरकार क्या कर देगी, वो पूरी तौर पर शिक्षा के मामले में स्वच्छंद है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि शिक्षा की बराबरी कैसे किया जाए। जब तक शिक्षा में बराबरी की स्थिति नहीं आएगी, हमें लगता है कि एक बार सभी सरकारों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाएं जहां समान शिक्षा दी जाए। समान शिक्षा के आधार पर ही जाकर के तब कहीं भेद मिट पा जाएगा और जमीर जैसे लोग तब कहीं दब पाएंगे। ये आवश्यक है इस समाज के लिए, और जब ये समाज इस प्रकार के भाव लेकर के करेगा, सरकार भी उसी प्रकार से आगे बढ़े, समाज भी उसी प्रकार से आगे बढ़े, तब कहीं जाकर के इसमें पूरी तौर पर सुधार की स्थिति आएगी। अन्यथा स्त्री और पुरुष ये दोनों दो ध्रुव न रहे भाई, ये दोनों एक ऐसे स्तंभ हैं कि दोनों साथ साथ चल करके ही समाज की रचना कर सकते हैं। किसी को कम न आंका जाए जी। केवल इंदिरा गांधी जी का नाम क्यों लिया जाए? यहां बहुत सी जो है सरोजिनी नायडू हुई है जो स्थान बनाई है, और विश्व में तो अब तो महिलाएं इतनी आगे आ चुकी हैं कि उन महिलाओं से सीख लेनी चाहिए जो जिस लड़की की छोटी सी बच्ची की मलाला का मैंने बात कही है, आखिरकार पूरा विश्व उसका लोहा माना कि नहीं माना शिक्षा के लेकर के। तो इस बात को पूरी तौर पर जागृत करना चाहिए सभी सरकारों को, सभी समाज को, सभी संप्रदाय से जुटे हुए लोगों को। ठीक है, जब वो करेंगे तब वो कर पाएंगे। अशोक सिंह साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, आखिर स्थिति में बदलाव आए कैसे ये भेदभाव मिटे? गायत्री जी, अभी 2 दिन पहले मैं आपके चैनल को देख रहा था, रात में इलाहाबाद की एक घटना दिखाई जा रही थी जिसमें इंटर कॉलेज है, वहां लड़कियां नहीं जा पा रही हैं। लड़कियां नहीं जा पा रही हैं पढ़ने की इस वजह से कि वहां लड़के उसको परेशान करते हैं। आप मुझे बताइए भाई, एक स्कूल बंद हो गया, प्रिंसिपल ने ताला लगा दिया, वो कार्रवाई करने के लिए थानेदार के पास गया, थानेदार ने मना कर दिया कि भाई आपस का मामला बैठ के तय कर लो। तो कौन तय करेगा? मैंने पहले भी कहा अमिताभ जी से मैंने पहले कहा कि हालात ये हैं कि तमाम पंचायतों पर निर्णय हुए, हम समाज को देना क्या चाहते हैं, समाज से क्या मांगना चाहते हैं? समाज कौन है? समाज हम ही और आप है ना। अगर मैं किसी के साथ बैठा हूं तो आरोप लगा दिया जाएगा कि भाई फलाना व्यक्ति फलाने के साथ क्यों बैठा है, उसके किसको गाड़ी में बिठा के क्यों ले गया। तो जिस तरह की सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच एक दिन में नहीं बदली जा सकती है। आज हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। हालात क्या है? आज एक बीची जिस यूनिवर्सिटी का पूरे देश में नाम है, इस तरह की घटना हो, इस तरह का बयान देना, क्या उस विश्वविद्यालय में तमाम परिवार, तमाम लोग नहीं है? चिंगारी और आजादी की लड़ाई एक जगह से शुरू होती है। जी, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे आज की इस बहस से समर्थन भी रखते होंगे, वो आगे भी आते हैं, लेकिन समाज का एक दूसरा तबका भी है जो इसमें सहयोग नहीं करता। उसके बाद ये जो मुहिम होती है, ये जो सोच होती है, वहीं पर दम तोड़ देती है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल होना चाहिए वो महिलाओं का होना चाहिए। महिलाएं आवाज़ उठाएं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगी अंत में, कि जैसे अभी बहस हो रही थी कि जो चर्चा थी हमारी कि लड़कियों को घर से निकलने से पहले पूछा जाता है, क्योंकि लड़कियों पर संकट आते हैं, वो मानसिकता कैसे बदली जाए। यदि हमारा कानून भी सतर्क हो जाए और महिला जब थाने में जाके एक शिकायत करती है तो उसकी बात को इज्जत से सुना जाए, तो महिला में एक बल आएगा और महिला अपनी बात को कहने में सशक्त होगी। जब वो महिला सशक्त होगी, वो कह सकती है और कानून उसको साथ दे रहा है। हालांकि कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन अगर कानून भी सख्त हो जाए और महिला को रात को जाने में, दिन में जाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, तो ये मानसिकता ज़रूर और ज़रूर बदली जा सकेगी। क्योंकि जो जड़ें हैं हमारी, उन्हें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, आज सुबह मैं कह रहा था
कि इतिहास उठाकर देखिए अशोक सिंह, इस दुनिया में और भारत में जितने भी लोग महानायक हुए, वो पुरुष तभी महानायक हो पाए जब उन्होंने स्त्रियों से 3 गुण उधार लिए: वात्सल्य, ममता और करुणा। रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, नहीं तो वो तो एक राजकुमार थे। सिद्धार्थ भगवान भगवान बुद्ध तब बने जब करुणा लाए उधार स्त्री से। मैं 1000 नाम गिना सकता हूं गांधी तक आकर। सारे ऋषियों की पांत देख लीजिए, ऋषियों की पंक्ति। एक बात सिद्ध होती है कि पुरुष महानायक तभी हो पाएगा जब स्त्री के 3 गुण उसमें समाहित हो जाए। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी। दूसरी बात, मैं इस पर तमाम चिंतन मनन करके मैंने देखा, तमाम बहसों में हिस्सेदारी करके देखे। मैं मानता हूं जब तक घर में लिखना, बोलना, सेमिनार, तमाम चीजें बेईमानी है, एएमयू के वीसी का बयान भी कोई बहुत चिंताजनक नहीं, ऐसे तमाम सिरफिरे बयान देते हैं। लेकिन चिंताजनक मालूम क्या है? हम बोलकर कुछ और जाते हैं, घर में अपनी बेटी, बहन और बीवी को बराबरी का दर्जा रात में नहीं देते। दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो गाली देने लगते हैं। 40-40 साल, 50-50 साल जीवन आपकी सेवा में, परिवार की वृद्धि में गुजार देने वाली महिला को 70 साल की उम्र में भी 75 साल का बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहा है, लाठी लेके चल रहा है, अगर हवा तेज चले तो गिर जाए, वो कहता है अभी 4 लाठी मार घर से बाहर निकाल देंगे। यानी महिला का घर तो 40 साल में भी अपना नहीं हुआ। उसकी देह से वंश आगे बढ़ गया, लेकिन घर महिला का नहीं हुआ। अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, कितने पुरुष हैं हिंदुस्तान में जो ये वेद वाक्य रोज बोलते हैं। दिमाग नहीं खराब करो, निकाल दें घर से बाहर, चलो सामान पैक करो जाओ। हंसने की बात नहीं, ये अपने अपने दिल में झांकने की बात है। और ये केवल गांव का मसला नहीं शुक्ला जी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में भी कमाने वाली लड़कियां भी ये सुन रही हैं। ऋचा सूद अगर समाज में इनकी संपर्क में रही होंगी तो इनको इस बात का एहसास होगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो महिलाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, उनको भी उनके मूर्ख पति ये कह देते हैं अब दिमाग नहीं खराब करो, निकाल बाहर कर देंगे। क्या करेंगी? ये भाव बदलना होगा, इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आदमी को अपने घर से बदलना होगा। एक उदाहरण देता हूं शिव प्रताप जी, संकेतों में बोलूंगा, नाम लेना थोड़ा उचित नहीं रहेगा। एक बड़ा राजनीतिक घराना, सत्ता हस्तांतरण हुआ, पुरुष से स्त्री के हाथ में सत्ता आ गई। रात में जब सब लोग हो गए तो फिर पुरुष का खाना लगा। वो जिम्मेदारी महिला की थी कि खाना लगाए। बहुत खास 4-5 लोग रह गए। उन 4-5 में से एक ने मुझे बताया था, गौर से सुनिएगा ऋचा सूद, खाना आया, पहला कौर तोड़ा पुरुष ने और थाली फेंकी, 4 गाली के साथ। बोला दिमाग खराब हो गया है, पगला गई हो, ये खाते हैं हम। कांपने लगी, साहब अभी दूसरा लाते। बोला दिमाग ना खराब हो जाए क्या? ये है सच्चाई। इसमें क्या करेगा अंबेडकर जी का संविधान? क्या करेगा? जो अभी शपथ लेके आई थी 8 घंटे पहले, उसके साथ घर में ये सलूक है। फिर आप रामकली की बात करोगे, जो कंडे पाथरे, उसकी कौन सुनेगा? जिसको संविधान ने ताकत दे दी, शपथ लेके आई, थाली उसके मुंह पर जब गई तो अनपढ़ जो रामकली है, रामचरैया है, शकुंतला है, सावित्री है गांव में, उसकी कौन सुनवाई करेगा? शुक्ला जी को याद होगा, सुना होगा इन्होंने जरूर, मैंने तो सुना है। उत्तर प्रदेश में लोकगीत है अशोक सिंह, चूल्ह की आग पिया की गारी, जेना मेटो नाथ हमारी। चूल्हे की आग मतलब अन्न मिलता रहे और पुरुष की गाली मारपीट मिलती रहे, ये खत्म नहीं हो, बस इतना ही जीवन चाहिए। ये लोकगीत कैसे बन गया? इस सैकड़ों साल के अनुभव के गर्व से निकला है। और मैं स्त्री को दोषी इसलिए नहीं मानता। असुरक्षित व्यक्ति सुरक्षा ढूंढता है, यह मानव स्वभाव है। स्त्री पुरुष का भेद नहीं इसमें।
स्त्री जानती है कि मेरे जीवन की सुरक्षा, मां जानती है कि मेरे जीवन की बुढ़ापे में सुरक्षा मेरा पुत्र ही करेगा, मैं इसके ही नियंत्रण में रहूंगी। क्योंकि मनु महाराज कहे गए, बचपन में पिता, किशोर अवस्था में भाई, यौवन में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहेगी नारी, यही बोल गए ना। तो वो अपने बुढ़ापे में जो उसका केयर टेकर, उसका मालिक होगा, उसकी जेल का जो जेलर होगा, वो उसका बेटा होगा। तो वो बेटे को बचपन से ही इमरती क्यों नहीं खिलाए? क्यों नहीं खिलाए? अब बताओ। इस तर्क को किसी ने नहीं कभी सामने रखा। कह दिया जी स्त्री ही स्त्री की दोषी है। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है कि ये जो सांड है घर में छोटा, अभी ये बड़ा होगा तो मेरे ऊपर नियंत्रण रखेगा, तो अभी मैं इसकी सेवा करती रहूंगी तो मुझे थोड़ा सुख से रख लेगा। ये मानसिकता काम करती है। इस मानसिकता से कैसे निपटेंगे आप? जिस दिन यह तय हो जाए कि पुरुष मालिक नहीं है स्त्री का, उस दिन सारी समस्या खुद सुलझ जाएगी। मनु महाराज लिख गए मालिक। राम का प्रसंग बताता है, मैं राम के पूरे जीवन से सहमत हुआ। बाली और शंभू के वध पर भी मैंने तर्क खोज लिए, लेकिन मैं इस बात का तर्क आज तक नहीं खोज पाया, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, कि हर बार अग्नि परीक्षा सीता को ही क्यों देनी पड़ी। ये कलंक है। सीता से अग्नि परीक्षा मांगते हैं लोग। अशोक सिंह किसी महिला मित्र के साथ घूमते हुए पकड़े जाए और बीवी पूछ दे कि फलानी जगह क्या कर रहे थे, तो कहेंगे पागल हो गया, हर वक्त एक ही बात, चुप रहो, दिमाग खराब है? क्या आप यही उत्तर आपकी पत्नी आपको दे तो आप सह लोगे कि पागल हो गया, दिमाग खराब है? कैसा सवाल करते हो? नहीं मानेगा पुरुष। वो कहेगा भाई मेरी बंदूक लाओ, बंदूक किधर है? ये इसमें कौन सी पार्लियामेंट मदद कर सकती है, कौन सा कोर्ट का कानून मदद कर सकता है? ये हमको तय करना होगा। हम जो उत्तर अपनी आजादी के लिए पत्नी को देते हैं, वही उत्तर हमको पत्नी से सुनने का मादा रखना चाहिए। अगर रात में 10 बजे आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अरे ठीक है यार बिजी थे, दिमाग मत खराब करो, तो फिर इतनी हिम्मत रखिए कि पत्नी भी आके कह दे कि बिजी थे। ये हिम्मत क्यों नहीं है आपकी? करता मैं हूं, इस भाव को समाज नहीं छोड़ेगा। और स्त्रियां स्त्रियों के विरुद्ध क्यों है? एक गुजराती उपन्यास था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लेखक ने कही। उसने कहा अगर स्त्री के विरुद्ध स्त्री नहीं हो तो स्त्री अजेय है। मैं इस बात को बड़ा मानता हूं, लेकिन स्त्री के विरुद्ध स्त्री क्यों है, इस पर मेरी थ्योरी दूसरी है। स्त्री के विरुद्ध स्त्री पुरुष का औजार बन के है, क्योंकि एक स्त्री पुरुष में अपनी सुरक्षा देखती है, इसलिए वो दूसरी स्त्री का दमन करती है। या सुरक्षा का भाव हटा दीजिए। शुक्ला जी बैठे हैं, इनको स्मरण होगा जब शाहवानों का केस आया। मैं उसके हिंदू मुस्लिम उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं शाहवानों के केस में सिर्फ एक बात से व्यथित हुआ था। उस मेरे ख्याल से 77-75 साल की महिला थी, 8-10 बच्चे आपको पैदा करके दिए, उनकी सेवा शुश्रूषा की, पोटी शुशु धोई, आपके परिवार को पाला, और 78 साल में मियां की तबीयत मचल गई, बोले तलाक तलाक तलाक, जाओ अब कुछ देंगे भी नहीं। ये हिंदू हो या मुसलमान हो, ये बात ही कितनी गलत है महिला के लिए। 78 साल तक प्लेटफॉर्म पर बैठी रही महिला, उसका कोई घर नहीं। बेटे का पैदा होते ही नार गाड़ दिया कि ये खेत बेटे का, ये मकान बेटे का, और महिला मर भी गई बुजुर्ग होके, उसके नाम 4 गज जमीन कहीं नहीं। बाप ने कहा अब तो भैया डोली गई, अब अर्थी वहीं से जाएगी, उधर से खत्म। और ससुराल वालों ने मरते दम तक यह अधिकार सुरक्षित रखा कि जब चाहो तब कान पकड़ के बाहर कर दो। स्त्री का जमीन कहां है? अधिकार तो जमीन से आता है शुक्ला जी, अधिकार तो भूमि भवन और वाहन से आता है। भूमि भवन और वाहन और राज्य, भारत के समाज में इन चारों व्यवस्थाओं में स्त्री की कहीं हिस्सेदारी नहीं है। स्त्री को खेत बना के रख दिया। खेत, कभी किसी ने खेत से पूछा कि मटर बोए कि चना बोए कि गेहूं बोए कि बाजरा बोए? नहीं पूछते ना। आपने खेत बना के रख दिया स्त्री को, और उसको खुश करने के लिए कह दिया कि स्त्री मेरी तो पगड़ी है। पगड़ी
बड़ी चतुराई से कहा पुरुष ने जब पगड़ी बोला, स्त्री पगड़ी भी अपना सिर खुद तय नहीं करती, सिरों सिर ट्रांसफर होती जाती है। पगड़ी, पगड़ी का कोई अपना सिर नहीं होता, जो पहन ले पगड़ी उसी की। स्त्री को आपने वहां लाके खड़ा कर दिया, जो पहन ले पगड़ी उसी की। इस भाव को बदलना होगा। एएमयू के वीसी के खिलाफ तो कार्रवाई करा लेंगे, हम अपने खिलाफ कार्रवाई कैसे कराएंगे? हमको बदलना होगा, अपने घर से बदलाव शुरू करना होगा। आज से ही हम अगर ये एक कदम चलना शुरू करें तो हो सकता है आने वाले कुछ दशकों में हम एक नए भारत की तस्वीर देखें। मैं जानता हूं समय लगेगा, बात कठिन है, लंबी है, लेकिन कहीं तो शुरुआत करनी होगी, कोई तारीख तो मुहूर्त के लिए तय करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव प्रताप शुक्ला जी आपका, अशोक जी आपका, ऋचा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।